डियर ऑल, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रही हूँ। एग्ज़ाम में ये आएगा ही। अब बस आपको यही याद रखना है कि ये आएगा ही और मोस्ट ऑफ द टाइम ये आता ही है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझकर इसको आपको पढ़ना है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस को आज हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, इम्पॉर्टेंस, फीचर्स, ये सारे कुछ को डिस्कस कर लिया है। आपको मालूम है कि एक साइड मैनेजमेंट है किसी भी इंडस्ट्री में, दूसरे साइड में वर्कर है। वर्कर वो भी ऐसा वर्कर जिसकी बार्गेनिंग पावर बहुत लो है, वीक है। अब जो कमज़ोर होता है वो तो सहारा ढूंढता ही है, ये तो प्रकृति का नियम है। अब सारे वर्कर्स मिलकर यूनियन बना लेते हैं, टीम बना लेते हैं। दूसरी ओर जो मैनेजमेंट है, जो एम्प्लॉयर है, वो भी अपनी टर्म एंड कंडीशन को लेकर के रिजिड रहता है। और एक और जो कि वर्कर है, जो खुद को बताता है कि वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि आपको मालूम है कि सभी वर्कर्स अपनी बात को मैनेजमेंट के सामने आसानी से नहीं रख पाते हैं, तो उनको अपनी वॉइस को रेज करने के लिए किसी न किसी सहारे की एक टीम बनानी पड़ती है, जहां उनका रिप्रेजेंटेटिव उनकी बातों को रखता है। जैसे जैसे यूनियन का सिस्टम इंडिया में डेवलप होता गया, वर्कर्स विरोध करने लगे, अपनी मांगों को खुलकर जाहिर करने लगे, तो एम्प्लॉयर को भी यह एहसास हुआ कि भाई हम अब एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। वर्कर्स अपने अब हक और अधिकार को समझ रहा है। तो एम्प्लॉयर का भी एसोसिएशन बनने लगा। तो अभी भी जब हम बुक को पढ़ते हैं या नहीं समझ पाते हैं ढंग से कॉन्सेप्ट को, तो हमको लगता है कि सिर्फ वीक बार्गेनिंग पावर एम्प्लॉय का है, तो उसी का एसोसिएशन होता है। तो जो वर्कर्स का यूनियन है और दूसरी ओर एम्प्लॉयर है, दोनों के बीच में एम्प्लॉयमेंट के टर्म एंड कंडीशन को लेकर, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इशू को लेकर कन्फ्लिक्ट होता रहता है, खींचतान चलता रहता है। बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रिवेंटिव मशीनरी है, मैकेनिज्म है, जिसके जरिए, जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट को रोक सकते हैं, औद्योगिक विवाद को कम कर सकते हैं। ये होता कैसे है पॉसिबल? क्योंकि अगर वर्कर्स अपनी डिमांड को लेकर, उनका रिप्रेजेंटेटिव, यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट के सामने बैठता है और एक और मैनेजमेंट है, जब अपने मुद्दों को लेकर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, अपने मुद्दों को, इशूज को लेकर थोड़ा कंसर्न करते हैं, मामले को सॉर्ट आउट करते हैं, तो दोनों के जो बीच में ट्रस्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, वो डेवलप होता है। तो बातचीत से भी हल हो सकता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग ये कहता है। और जाहिर सी बात है, मोल भाव, निगोशिएशन हेल्दी रिलेशनशिप के लिए भी ज़रूरी है। अब जो कमज़ोर है वो तो चाहेगा ही कि उसकी सारी डिमांड पूरी हो जाए, लेकिन एक और जो एम्प्लॉयर है, जो पूरी इंडस्ट्री को, पूरी फैक्ट्री को चला रहा है, उसके भी अपने टर्म एंड कंडीशन होंगे। वो तो प्रोडक्टिविटी हैम्पर नहीं करेगा, वो तो लॉस में नहीं जाना चाहेगा। तो दोनों ही पार्टी अपने अपने रिस्पेक्टिव गेन को पूरा करना चाहती है, दोनों ही विन विन सिचुएशन में रहना चाहती है। अब एक और एम्प्लॉयर है, दूसरी और एम्प्लॉय है, उन दोनों के डाइवर्जेंट व्यू हैं, दोनों की सोचने समझने की क्षमता जो है डिफरेंट है। अब जब दो लोग जिनकी विचार, दोनों का जो बैकग्राउंड है वो सेम नहीं है, तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ तो करना होगा। जस्ट लाइक मैरिज में होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है निगोशिएशन करते हैं, एक तरीके से बार्गेनिंग करते हैं, थोड़ा थोड़ा झुकते हैं ताकि रिश्ता जो है चलता रहे। कलेक्टिव बार्गेनिंग भी बस इसी तरीके का है, दोनों ही पार्टी को थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति आ गई,
उसी समय एग्रीमेंट बन जाता है और कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस फिर हम कंप्लीट करते हैं। एग्रीमेंट हुआ, फिर एग्रीमेंट को दोनों ही पार्टी को मानना पड़ता है और फिर प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। ये कोई यूनिलेटरल प्रक्रिया नहीं है कि सिर्फ एक आदमी का सुना जाएगा, सिर्फ चाहे तो एम्प्लॉयर ही है जो वर्कर्स को कहेगा कि मेरी सारी डिमांड को मान लो। ये कलेक्टिव एक्शन है और कलेक्टिव एक्शन भी दो पार्टीज के द्वारा, एक और वर्कर कलेक्टिवली बार्गेन कर रहे हैं, दूसरी ओर एम्प्लॉयर भी फाइट कर रहा है। मैनेजमेंट ज्वाइंटली जो है दोनों ही ये कोशिश कर रही है कि एक एमिकेबल सॉल्यूशन में आए निगोसिएशन के थ्रू। तो ये जो सुलह हो रहा है, ये जो समझौता हो रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। इसके कारण इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी महसूस होता है। दोनों ही पार्टी को पता चलता है कि हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर ये प्रक्रिया रिजिड रहे, सिर्फ एक पार्टी अपनी मनमानी करता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्ट्राइक, लॉकआउट, पिकेटिंग, घेराव, बॉयकॉट वगैरह नजर आता रहेगा। तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ ग्रुप एक्शन where representative of workers and management expand their energies in order to arrive at a consensus. Consensus ad idem मतलब दोनों ही पार्टी का जो माइंडसेट है वो मिलना चाहिए, और जहाँ कॉम्प्रोमाइज हो गया, जहाँ दोनों थोड़ा थोड़ा झुक गए कि हाँ भाई चलो इस मामले पे थोड़ा हम भी झुक जाते हैं, वेज आपकी बढ़ा दी जाएगी। अगर मैनेजमेंट भी ऐसा कहा तो जाहिर सी बात है खींचतान कम होगा और एक एग्रीमेंट फॉर्म हो जाएगा जो जिसके लिए दोनों ही पार्टी लायबल होंगे, दोनों ही मानेंगे। ये कोई थोपा हुआ, कोई इनवॉलंटरी एक्शन नहीं है, ये वॉलंटरी अप्रोच है। बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट कम टू नेगोशिएटिंग टेबल, वॉलंटरी। अब बहुत सारा इशूज है जो ट्रबल कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हमको थोपा गया, ज़बरदस्ती बिठाया गया कि हाँ बोलो। यहाँ ये प्रोसेस ही है बार्गेन का। खींचतान होगा, डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, और एक ऐसे रास्ते पे हम पहुँच जाएंगे जहाँ दोनों ही पार्टी थोड़ा थोड़ा सा सैक्रिफाइस करती है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक डायनेमिक प्रोसेस है। कभी कोई जीतता हुआ नजर आएगा, कभी कोई अपनी मांग को मनवाता हुआ नजर आएगा, कोई कभी हारता नजर आ सकता है दोनों ही पार्टी। कभी मैनेजमेंट अच्छा आपको पोजीशन पर नजर आएगा कि वो विन विन सिचुएशन में है, कभी वर्कर्स आएंगे। तो ये जो बाईपार्टाइट प्रोसेस है जहाँ दोनों ही पार्टी टेबल के अक्रॉस बैठते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव अपने बाकी एम्प्लॉय या फिर एम्प्लॉयर के साइड वाले सब एक दूसरे से सलाह मशवरा कर लेते हैं और आमना सामना हो जाता है, दो दो हाथ। वैसे कई मामलों में ये कॉम्प्लेक्स भी है, कुछ इशूज ऐसे हैं जो कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिजॉल्व नहीं होता है, फिर तो हंगामा होता ही है। तो डिस्प्यूट को सेटल करने का, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, चाहे वो वेजेस से रिलेटेड हो, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हो, उसके लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग नज़र आता है। अब वर्कर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन ना हो, उसके लिए तो कलेक्टिव बार्गेनिंग बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि ये तो प्रिवेंटिव मशीनरी है ना, प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है, बचाव के लिए दिया गया टूल है। माहौल को पीसफुल रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जहां मोर और लेस थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस दोनों ही पार्टी करता है ताकि म्यूचुअल बेनिफिट हो दोनों का। तो कुछ बार्गेनेबल इशूज होते हैं जिसके लिए दोनों ही पार्टी टेबल पर बैठता है। अब वो वेज और वर्किंग कंडीशन से हो सकता है, कौन कौन से सब्सटेंस होंगे बार्गेनिंग के, किन किन मुद्दों पर होगा बार्गेनिंग, वर्क नॉर्म को लेकर हो सकता है, इंसेंटिव एंड पेमेंट के लिए हो सकता है, जॉब सिक्योरिटी के लिए हो सकता है। मुझे जितना कुछ याद आ रहा है मैं बता रही हूँ। अब वर्क करने का जो टूल टेक्निक्स है, प्रैक्टिस है, उसको लेकर हो सकता है।
ट्रांसफ़र प्रमोशन को लेकर भी हो सकता है, अब चेंजेस हो रहा है टेक्नोलॉजी में उसको लेकर के भी हो सकता है, ग्रीवांसेस को लेकर के भी हो सकता है भाई, ये इसी के लिए तो बेसिकली होता है। डिससेटिस्फैक्शन, फीलिंग ऑफ इनजस्टिस रहेगा तो होगा ही। डिसिप्लिनरी मैटर्स को लेकर के हो सकता है, अब सेफ्टी को लेकर के, सोशल सिक्योरिटी को लेकर, हेल्थ को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर, बेनिफिट को लेकर, मैनेजमेंट के राइट्स हैं उसको लेकर हो सकता है, यूनियन अपना रिकॉग्निशन चाहती हो। तो ऐसे बहुत सारे मैटर हैं, बार्गेनेबल इशूज हैं जिसके कारण मैनेजमेंट और वर्कर्स सिट अक्रॉस अ टेबल। पुराने ज़माने में ट्रेडिशनली वेज और वर्किंग कंडीशन को लेकर तो मारा मारी रहता था, सबसे ज़्यादा झंझट जो है इसी को लेकर होता था। कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्राइम फोकस पहले यही रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे वक्त बदला तो अब हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की भी बात करते हैं। ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी जो है उसकी रिक्वायरमेंट दोनों ही पार्टीज को है। घुटन ना हो, किसी पर डिसीजन अगर थोपा जा रहा है वो सही नहीं है। चलिए प्रोसेस ऑफ निगोसिएशन हम आते हैं, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग पर आते हैं। तो इसमें बेसिकली 6 स्टेज हैं जो हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हमें जब बार्गेन करना है बार्गेनेबल इशूज पर तो हमें टीम बनाना होगा। तो पहला स्टेज है प्रिपरेशन ऑफ निगोसिएशन टीम। अब आप बताइए ना, स्कूल में, कॉलेजेस में आप लोगों ने टीम बनाया होगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, एक और वर्कर्स है, उसका अपना यूनियन है, उन लोगों ने टीम बना लिया। तो मालिक भी कहाँ पीछे रहने वाला, एम्प्लॉयर ने भी अपना एक यूनियन बना लिया, एक एसोसिएशन फॉर्म कर लिया। अब जो टीम में लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, चूज किए जा रहे हैं, जिनका काम है बार्गेन करना, तो क्या किसी भी बुद्धू को रख लेंगे उसमें? जिसको कुछ भी अकल नहीं है क्या उसको रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो जो निगोशिएटिंग टीम बनेगी, जो निगोशिएटिंग टीम है, जो निगोशिएशन करने वाली है, जो निगोशिएशन के प्रोसेस में अपना रोल निभाएगी, एक और रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वर्कर्स का, दूसरी ओर एम्प्लॉय का रहेगा। तो उसमें भाई क्वालिटी कुछ होनी चाहिए ना। अब उसके अंदर मान के चले एडिक्वेट क्वालिटी नहीं है, कोई अपने, हम ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिए जो मेरे ही अगेंस्ट बोल रहा है भाई, तो ये कौन सी बार्गेनिंग होगी यहाँ पर? तब तो मैनेजमेंट जाहिर सी बात है जीत जाएगा, मैनेजमेंट अपनी सारी डिमांड को थोप देगा हमारे ऊपर। तो ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, टीम में आगे लाना है, जिनके अंदर एडिक्वेट क्वालिटी हो, जिनके पास जॉब का नॉलेज हो, जिनका स्किल हो, जो निगोशिएट कर पाए, जो मोल भाव कर पाए। जनरली कहा जाता है ना कि पुरुष जो है वो मोल भाव ज़्यादा नहीं कराते हैं, कोई भी सामान जो है फिक्स प्राइस पर ले लेते हैं, लेकिन महिलाएं अगर बाज़ार में गई तो फिर वो मोल भाव करती हैं। तो बार्गेनिंग करने का एटीट्यूड हो, जो कर पाए मोल भाव। अब जो रिप्रेजेंटेटिव हम चुन रहे हैं, जो वर्कर की आवाज़ को बुलंद करेगा, उसके अंदर, उसके पास वो प्रॉपर फुल कमांड होगा, उसको बोलने का हक मिलेगा। वो जो रिप्रेजेंटेटिव वर्कर का होगा वो बाकी एम्प्लॉयज से डिस्कस करेगा मैटर को, तब डिसीजन होगा। पर वो अपनी बातों को अगर फुल अथॉरिटी के साथ, फुल कमांड के साथ नहीं रख पाता है, अपने सेज को नहीं कह रहा है, जो बोल ही नहीं पा रहा है, तो फिर क्या बार्गेनिंग होगा? तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट जो है वो विन विन सिचुएशन में आ जाएगा। तो जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर हो और एक साइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर जो है वो रहेगा, तो दोनों ही टीम को करेक्ट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भाई क्या क्या इशू कवर करेंगे हम लोग, निगोशिएशन तो करेंगे। तो बिल्कुल एक इंटीमेट एक्यूरेट नॉलेज होना चाहिए कि जो काम होने वाला है, जो बार्गेनिंग प्रोसेस होने वाला है। अब हमको वर्किंग कंडीशन के बारे में बात रखना है वर्कर्स को,
मैनेजमेंट के सामने, लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव उसको मालूम ही नहीं है कितना कैसा वर्किंग कंडीशन है, वो ढंग से कभी फैक्ट्री तो घूमा ही नहीं है। तो ऐसे लोग अगर उस टीम में शामिल हो जाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है हारना तो बनता है, फिर लूज करना पड़ेगा, फिर आप अपनी बात को मनवा नहीं पाएंगे। अब जो वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव होगा या जो एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो ऐसा ना हो कि एकदम हाइपर टेंशन का मरीज हो, बीपी का पेशेंट हो, एकदम चिल्लाने लगे, मार धाड़ करने लगे। वैसे कई बार ऐसा हो सकता है। बैलेंस्ड व्यू जिसका हो, जो एकदम अच्छे से अपनी बातों को रख पाए। पता चला गए हैं बार्गेन करने, वहीं पे एक मामला बिगड़ जाए। तो राइट टेम्पर का इंसान जो अपनी बातों को ढंग से रख पाए, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव वैसा होना चाहिए। जैसे हमारा नेता कैसा हो, तो नेता में वो पढ़ा लिखा हो, हम कैरेक्टर ढूंढते हैं ना, उसके पास क्वालिटीज ढूंढते हैं ना, एनालिटिकल माइंड हो। अब मैनेजमेंट उधर से डिस्कशन डिबेट्स कर रहा है तो वो भी इधर से उसके पॉइंट को काउंटर अटैक कर पाए। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो हाईली डिजायरेबल हैं, उतना तो चाहिए भाई। अब किसी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को हम अपने वर्कर यूनियन में ऐसे लोगों को चुन ले रहे हैं जो हमारी ही बात को नहीं रख रहा है, उल्टा हम ही लोग को फंसा दे रहा है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो क्या बार्गेनिंग होगा? दूसरा स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ निगोसिएशन टीम के बाद जो है प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड्स, या इसे हम बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ डिमांड्स। तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ डिमांड, या इसे हम प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड कहेंगे, जहाँ चार्टर ऑफ डिमांड्स, मतलब डिमांड की लिस्ट बनाता है कौन? मैनेजमेंट भी बनाएगा और वर्कर भी बनाएगा कि इन मुद्दों पर हम जो है निगोसिएशन करने वाले हैं भाई, निगोशिएट करेंगे, बार्गेन करेंगे। तो एम्प्लॉई अपने सारे साथियों के साथ जो रिप्रेजेंटेटिव बना है, जो यूनियन में है, जो वर्कर्स हैं जिनको बार्गेन करना है, जो टीम में है, वो मुद्दों को डिस्कस करेंगे, अपने सारे डिमांड की लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, और एक और मैनेजमेंट भी लिस्ट को प्रिपेयर करेगा। अब हो सकता है जब लिस्ट प्रिपेयर कर रहा हो तो उसमें कुछ लीगल इश्यूज भी आते हों, तो आप चाहें तो बाहर के किसी आउटसाइडर से, एक्सपर्ट से कंसल्ट भी कर सकते हैं जब आप लिस्ट बना रहे हैं कि किन किन मामलों में हम मैनेजमेंट को फंसा सकते हैं। अगर कोई लॉयर है, कोई इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है, आप उससे सलाह ले सकते हैं। भाई लिस्ट बना रहे हैं हम, जो भी हमारी 5 सूत्री, 7 सूत्री और ये जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो चेकलिस्ट है, ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है, हमें जो मैनेजमेंट के सामने रखना है, तो बुद्धू की तरह कुछ भी तो नहीं रख देना है। जिन जिन मैटर्स पर, जिन सीरियस इश्यूज पर हम बार्गेन करना चाहते हैं, वो हम चाहे तो कंसल्ट कर सकते हैं आउटसाइडर एक्सपर्ट से बात करके, सलाह लेके, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट, किसी लॉयर से बात करके हम डिमांड को बना सकते हैं। तो पहले टीम बना लेना है, फिर लिस्ट प्रिपेयर करना शुरू करना है। अब आ गया निगोसिएशन प्रोसेस। वेल, थर्ड स्टेज में निगोसिएशन का प्रोसेस आ रहा है। अब ये निगोसिएशन का फेज बहुत अलग है, बहुत सही है, और यही सेंटर पार्ट है, यही जो कुछ हो सकता है। तो बेसिकली जो टीम बनाई गई है वो 2 तरीके से निगोसिएशन के प्रोसेस को अंजाम देगा। एक है पीस मिल निगोसिएशन, 1 बाय 1 अब अपने इश्यूज को हम सामने रखते हैं, मैनेजमेंट के टुकड़े टुकड़े में अपनी बातों को 1 बाय 1 एक एक इशू सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका है टोटल अप्रोच का। यहाँ पे हम चाहें तो सारे इश्यूज को एक साथ रखेंगे सामने और ओवरऑल इम्पैक्ट को देखेंगे कि क्या हम पर असर हो रहा है। कई बार होता क्या है कि वर्कर्स की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो यूनियन है, वर्कर्स का यूनियन है, वो छोटे मोटे शॉर्ट टर्म गेन के लिए बड़े गेन को लूज कर जाते हैं। उनको लगता है बस तुरंत ये काम हो गया तो बस हो गया। वो नहीं समझ पाते हैं कि फ्यूचरिस्टिक होकर वो नहीं सोच पाते हैं कि इसका क्या आउटकम फ्यूचर में होगा।
तो फ्यूचर को सोचते हुए भी आप अपने डिसीजन को कुछ मांगों को लेकर के फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, और जो भी तरीका अपनाएगा वर्कर या फिर मैनेजमेंट, वर्कर्स का यूनियन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियंस, और एक साइड मैनेजमेंट, या वो पीस मिल के जरिए निगोशिएट करना चाहता है एक एक समस्या को वन बाय वन, या पूरा का पूरा सारी समस्याओं पे बात करना चाहता है, ये बता देना पड़ता है। वैसा दोनों ही पार्टी तैयारी के साथ पहुंच पाए बार्गेनिंग करने। अब वर्कर एक ही दो ही मांग को लेकर के गया है, बोल रहा वन बाय वन बात करेंगे, और मैनेजमेंट जो है सारे मामलों पे बात करने को लेकर के अग्रीड है, तो दोनों पहले से ही बता देते हैं कि हम अपने सारे मुद्दों के साथ बैठेंगे, आप भी रेडी रहिएगा भाई। फोर्थ स्टेप है बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी। ये जो निगोशिएशन का फेज है, इसमें डिस्कशन, डिबेट, म्यूचुअल अग्रीमेंट भी होगा, कम्युनिकेशन स्किल भी सही होनी चाहिए, बात को किस तरीके से रख रहे हैं। अब हम आ गए फोर्थ स्टेज पर, दैट इज बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी। अब दोनों ही पार्टी आ गई है। अब जब बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी की बात है तो इसमें बहुत सारी बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग है, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग है, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग है, कंसेशनरी बार्गेनिंग है, एंड सो ऑन। तो ये जो बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी है, जहां हम इशूज पर निगोशिएशन करेंगे किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी टूल के जरिए, कोई स्टाइल से, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अब जीतेगा कौन? तो मान के चलिए मैनेजमेंट का हो सकता है ज़्यादा अच्छा बार्गेनिंग पावर हो, वो ज़्यादा अच्छा बार्गेनिंग पावर होल्ड कर रही हो। दूसरी ओर हो सकता है एम्प्लॉय का जो बार्गेनिंग पावर है वो स्ट्रांग हो। अब बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी डिमांड किस तरीके का आया है उसके अकॉर्डिंग होगा। मान के चलिए वर्किंग कंडीशन को लेकर के अगर एम्प्लॉय पहुंच रहा है तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉय का जो डिमांड है वो बहुत स्ट्रांग है। अब मैनेजमेंट को मानना होगा, लेकिन वेज है तो वेज देना जो है वो तो मालिक के हाथ में है, तो वो तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। अब कुछ डिमांड और कुछ बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी मार्केट को देख करके भी होता है। पता चला मार्केट का ही इकोनॉमिक कंडीशन, हम इकोनॉमिक क्राइसिस में, इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग कंसेशनरी बार्गेनिंग होता है, जहाँ एम्प्लॉय जो है अपने पुराने कुछ मिल रहे जो गेन्स है, जो फ़ायदे हैं, उसको छोड़ देता है, बोलता है भाई फैक्ट्री तो खुद बुरा हाल में है, कुछ मांग जो है बाद में पूरी हो जाएगी, तो थोड़ा सा वर्कर भी एडजस्ट करता है। फिर एक कंपोजिट बार्गेनिंग भी है, जहाँ वर्कर वेज तो बढ़ाने की बात करता ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी डिमांड होता है। वर्किंग कंडीशन अच्छा हो, इन्वायरमेंटल इश्यूज रिजॉल्व हो, वर्क नॉर्म सही रहे। लेकिन अंत में किसी भी कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस में वर्कर को, एम्प्लॉय को, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय को ये ध्यान रखना चाहिए कि छोटे से फ़ायदे के लिए, थोड़े से फ़ायदे के लिए बड़ा नुकसान ना हो। फ्यूचर में इस एग्रीमेंट का क्या आउटकम होगा वो देखना ज़रूरी है, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग हो रहा है। तो इमीडिएट गेन के चक्कर में हम इमीडिएट लॉस कराएंगे और फ्यूचर का भी लॉस हो जाएगा, ये सब में बच करके रहना पड़ता है। अब बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन्ड हो। माहौल को देखते हुए, कंपनी के हाल को देखते हुए, एम्प्लॉयर को वर्कर की स्थिति को देखते हुए, वर्कर को एम्प्लॉयर की स्थिति को देखते हुए ऐसी बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए जिस पे दोनों ही एमिकेबल सॉल्यूशन पर
एक रास्ता निकल जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, जो स्टेज है वो है प्रिपरेशन ऑफ एग्रीमेंट। भाई निगोशिएशन तो हो गया, अब बारी है अग्रीमेंट की। अब जो आउटकम निकला है, जो सौदेबाजी हुई है, जो बार्गेनिंग हो गया है, अब उस पर एग्रीमेंट प्रिपेयर होगा। कौन कौन से इशूज सॉल्व हुए वो लिखा जाएगा, क्या अनसॉल्व्ड रहे वो लिखा जाएगा। कोशिश ये दोनों ही पार्टीज को करना रहता है कि लीगल टर्मिनोलॉजी को कम से कम यूज करें, क्योंकि वहाँ फंसने का चांसेस होता है। अब एग्रीमेंट दोनों ही पार्टी को साइन करना है, ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयर मुकर जाए या एम्प्लॉई मुकर जाए। तो दोनों ही पार्टी का माइंड अगर मिल जाता है, कंसेंसस एड आइडम, मीटिंग ऑफ माइंड इज नेसेसरी। आईडी एक्ट 1947 में सेक्शन 2 सब सेक्शन पी में सेटलमेंट किस तरीके से होता है वो बातें लिखी गई है। अग्रीमेंट एकदम प्रॉपर होना चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, दोनों पार्टीज की रजामंदी से होना चाहिए। तो बिना रजामंदी के काम नहीं होने वाला है। अब अग्रीमेंट बना लेने से क्या होगा, मानना भी तो पड़ेगा। और लास्ट स्टेज है 6 पॉइंट जो है प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अग्रीमेंट। सिर्फ निगोशिएशन बार्गेनिंग से काम नहीं चलेगा, अब उसको हकीकत में ज़मीन पर लाना पड़ेगा। तो वंस द एग्रीमेंट इज एक्सेप्टेड एंड साइंड, देन द अग्रीमेंट विल बी एडमिनिस्टर्ड। तो जो जो अग्रीमेंट का टर्म एंड कंडीशन जिस पर साइन हुआ है उस पर काम करना होगा। और फ्यूचर में वर्कर जो भी काम कर रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग ही करना होगा, या मैनेजमेंट को उसी अकॉर्डिंग करना होगा। और अगर दोनों में से किसी पार्टी को कुछ डाउट होता है तो फिर उस एग्रीमेंट को देखा जाएगा कि क्या लिखी गई बातें थी, कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो भी हो सकता है। और जैसे ही ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, प्रिपरेशन ऑफ निगोशिएशन टीम। अब ऐसा ना हो कि टीम में हम किसी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को रख रहे हों जिसका झुकाव मैनेजमेंट की ओर ज़्यादा है, या फिर जिसका झुकाव एम्प्लॉई के साथ ज़्यादा है, तो भी सही मामले में कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं हो पाएगा। तो जो अनबायस्ड हो, जो अपनी बातों को अच्छे से रख पाए, जो मज़दूरों की आवाज़ बने, जो रिप्रेजेंटेटिव है वर्कर का, तो वो सारे वर्कर से कंसल्ट करे और फिर मुद्दों पर बात करें। अब ऐसा नहीं है कि रिप्रेजेंटेटिव अपना मनमानी करने लगेगा, उसको वर्कर से कंसल्ट करना होगा। इवन इन द सेम केस ऑफ एम्प्लॉयर ये भी करना ही पड़ेगा, एम्प्लॉयर के साइड के लोगों को भी यही करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग है बहुत इजी है। बार्गेनेबल इशूज पर ये सबसे सही तरीका है, ये बचाव का जरिया है, ये एक ऐसा वेपन है जो इंडस्ट्री डिस्प्यूट के होने से पहले करती है। ये प्रिवेंटिव मशीनरी है, मैकेनिज्म है। एक सवाल अक्सर मन में होता है स्टूडेंट का कि क्या क्या इशू है जिसको बार्गेन हम करते हैं अक्रॉस द टेबल। प्रैक्टिकली देखा जाए तो मैं आपको बताई, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड इशू, वेज से लेकर के जॉब सिक्योरिटी, इंसेंटिव, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, वर्क जिस हम टूल टेक्निक्स के जरिए करें, आज इसकी बड़ी लंबी लिस्ट है। ट्रेडिशनली जब हम पुराने ज़माने में कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस को देखते थे तो वहाँ पर सिर्फ वेज प्राइम फोकस रहता था। वर्किंग कंडीशन की भी मारामारी होती थी पर उतनी अधिक नहीं होती थी। लेकिन आज वर्कर्स को अपने हक अधिकार की जानकारी हो रही है, उनको मालूम है कि उनके लिए भी लेबर लॉ है, कानून है, मजदूरों का कानून,
अब जब अग्रीमेंट बन गया तो दोनों ही पार्टीज के लिए बाध्यता है, दोनों के फ्रीडम पर लिमिट लग जाएगा, दोनों को भाई झुकना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना होगा। और कॉम्प्रोमाइज़ अगर होता है तो कहीं ना कहीं एक पार्टी तो नाखुश रहती ही है, एक अगर मान भी गया तो उसको लगता है हम ये लोग बड़े नुकसान में रहे हैं। तो ये जो पूल्स है, जो प्रेशर है, इसी के सहारे बार्गेनिंग होती है, जो इशूज है उससे रिलेटेड बार्गेनिंग होती है। लेकिन इंडस्ट्री के पीस के लिए ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले जो एम्प्लॉयर था वो ज़्यादा ही पावर एंजॉय करता था, क्योंकि उस पर सवाल वर्कर उठा नहीं पाते थे। अब वो जो वेज दे रहा है, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है कि हमको कितना वेज मिलना चाहिए, तो हम बोलेंगे क्या? यही वीक बार्गेनिंग स्ट्रेंथ जो है एम्प्लॉय का, जो एम्प्लॉय एक्सप्लॉइट होते रहे, उसी के बाद ये रास्ता हुआ और एम्प्लॉय टेम्प्टेड फील किए कि भाई बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो गया, बहुत हम लोग वल्नरेबल रह गए, अब नहीं, अब चुप्पी बर्दाश्त नहीं। फिर वर्कर्स ने जो रेस्टलेस अपने कंडीशन को देखा, कंटिन्यू प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। फिर जाकर के मालिक को भी लगा कि भाई अब हम अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन अगर हो गया तो लीगल बैटल तो फाइट होगा। लेकिन आपको मालूम है कि लीगल बैटल में भी मोस्ट ऑफ द केसेस में एम्प्लॉयर जो है वही जीत जाता था, क्योंकि वर्कर के पास पैसा रुपया तो होता नहीं था ज़्यादा। फिर वर्कर को रियलाइज हुआ कि अकेले अकेले अपनी मांग को रखने से नहीं होगा, अब सबको एक साथ आना होगा। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है। अगर सब साथ आ गए ना तो मालिक का मतलब जो ये भाव बढ़ा है, जो वो पावर का इस्तेमाल कर रहा है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो कलेक्टिव स्पिरिट रहा फाइट करने का, यहीं से कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो जन्म लेता है। ये रहा पूरा का पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट क्लास में कलेक्टिव बार्गेनिंग की कुछ थ्योरीज है उसको पढ़ेंगे हम। ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस का, इसको एक बॉक्स में स्टार मार्क के साथ एरो मार्क बना करके आप इसको लिख सकते हैं, और एक इंट्रो ज़रूर लिख देंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है। फिर आप लिखेंगे स्टेजेस, कंक्लूजन दे देंगे, और चाहे तो कुछ और भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं।